गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग मिस्केलेनियस यानी विविध के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक सरसरी तौर पे देख लेंगे। सिर्फ ये ध्यान देना है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन बने और सबसे छोटे समय तक राष्ट्रपति जो है वो कौन रहे हैं, और कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है। और बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे। ये सब संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक यही राष्ट्रपति रहे थे। फिर बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। इनका जीवन काल छोड़ देते हैं, जीवन काल से प्रश्न जो है नॉर्मली नहीं आएगा, कार्यकाल से भी प्रश्न नहीं आएगा। मतलब जो प्रश्न आएगा ना वो विशिष्ट तथ्य से ही आएगा। तो देखिए 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में राष्ट्रपति हो गए। आगे देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक थे। इनकी कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। इसलिए ये प्रश्न जो है बिहार पीएससी के लिए बहुत खास हो जाता है। चलिए थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कोई और उपाय नहीं है मेरे पास इसको बड़ा करने का। वराहगिरी वेंकटगिरी को देखें, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। और पहले ये जो थे मतलब उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर गए थे, मतलब कुछ समय के लिए गए थे, कार्यवाहक। इसी तरह मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये देखें 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। ये मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति का जो है वो पद जो है क्षणिक रूप से ग्रहण किया था। इसलिए इन लोगों को गिनेंगे नहीं, ठीक है ना। गिनती में इन लोग को हम लोग नहीं गिनते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे वराहगिरी वेंकटगिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो गिनती में नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक थे। देखिए ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब किसी पार्टी के नहीं थे, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। पहले केंद्रीय मंत्री थे, वहाँ से फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति बने। फिर बात करते हैं बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक थे, इसलिए इनको नहीं गिना जाएगा। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक थे। ये उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक थे। निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 1969 में ये पराजित हो गए थे, है ना। यहाँ थोड़ा कट रहा है तो देख लीजिएगा ज़्यादा। ज्ञानी जैल सिंह ये 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अब इनके पोते होते कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे देखते हैं आर वेंकट रमन, ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक थे। ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये राष्ट्रपति फुल फ्लेज राष्ट्रपति बन गए थे। शंकर दयाल शर्मा की बात करें, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने थे ये। चलिए आगे देखते हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक उपराष्ट्रपति थे और ये 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए थे। के.आर. नारायणन जो थे ना, उनके समय में 4 प्रधानमंत्री भारत के हो चुके थे। तो ये प्रश्न जो है ये के.आर. नारायणन वाला यहाँ से थोड़ा सा जो है अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक थे। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई, ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। फिर प्रणब मुखर्जी आए 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे ये, प्रथम बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने। फिर रामनाथ कोविंद जो है वो 25 जुलाई 2017 से अभी तक वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम कौन सा है, मतलब जो गिनती है, गिनती में कौन से क्रम पे है रामनाथ कोविंद। तो 14वें नंबर पे है क्रम हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, ये 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं।
देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं आएगा, हम लोग बस इनके क्रम को थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। बस इतना ही याद रखना है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, बी के मुखर्जी, ये सब अगर याद नहीं भी है तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे इसको देख लीजिए। पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, जो 1950 से 1951 तक रहे थे। इनका कार्यकाल ही बहुत छोटा था। इसके बाद आए एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, बी के मुखर्जी, एम आर दास, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, पीवी गजेंद्र गढ़कर, ए के सरकार, के सुब्बाराव, के एन वांचू, एम हिदायतुल्लाह, के जी शाह, एम एस सीकरी, अजित नाथ रे, एम एच वेग, वाई वी चंद्रचूड़, पी एन भगवती, आर एस पाठक। देखिए पी एन भगवती का नाम आता है ना, ये किस क्षेत्र में इनका नाम आता है, मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पी एन भगवती का नाम क्यों आता है बार बार। आर एस पाठक, ई एस वेंकट रमैया, सव्यसाची मुखर्जी, रंगनाथ मिश्रा, के एन सिंह, एम एच कानिया, ललित मोहन शर्मा, एम एन वेंकट चलैया, ए एम अहमदी। देखिए यहाँ से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है, हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए अब देखते हैं मुख्य क्रम देखते हैं। जे एस वर्मा, एम एम पुंछी, आदर्श सेन आनंद, एस पी भाड़ूचा, भूपेंद्रनाथ कपाल, जी वी पटनायक, विश्वेश्वर नाथ खड़े, एस राजेंद्र बाबू, रमेश चंद्र लोहाटी, वाई के सब्रवाल, के जी बालाकृष्णन। ये देखिए ये प्रथम दलित थे जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा तो मैं करा दूंगा, जो भी आगे आएगा मैं करा दूंगा। एस एच कपाड़िया, अल्तमस कबीर, पी सदाशिवम, आर एस लोढ़ा, एल एच दत्तू, तीरथ सिंह ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, है ना। और इसके बाद जो 48वें बने हैं ना, 48वें आ गए हैं अब हमारे पास। जो 48वें हैं उनका नाम है एन वी रामन्ना। ठीक है, एन वी रामन्ना हमारे 48वें हैं। यहाँ पर चूँकि पुराना पब्लिकेशन है तो ये नाम छूट गया था। तो अभी बस यही प्रश्न बनेगा, एक तो पहला बनेगा और दूसरा बनेगा कि अभी जो है अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका क्रम कौन सा है, ये प्रश्न बन सकता है। तो 48वां क्रम है। और ये आ सकता है कि मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, तो ये एन वी रामन्ना है। अभी बहुत ज़्यादा खबरों में है इसलिए क्योंकि बहुत सारे न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो अटकी पड़ी थी उसको उन्होंने पास कर दिया है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी चर्चा में है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देख लेते हैं कि हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इनको देख लीजिए, जो पहले थे उनका ध्यान देखिए। कार्यकाल देखने की ज़रूरत नहीं है, पद ग्रहण करने की तारीख भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रम से हम लोग देखें तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। अब बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। के वी के सुंदरम आए, एस पी एन सेन वर्मा आए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह आए, टी स्वामीनाथन आए, एस एल सकधर आए, आर के त्रिवेदी आए, आर वी एस शास्त्री आए, श्रीमती वी एस रमा देवी आई, टी एन। देखिए ये पहली महिला थी जो बनी थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना, श्रीमती वी एस रमा देवी। फिर टी एन शेषन आए, बस इन्होंने खूब ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया था इसलिए ये खास हो जाते हैं। फिर एम एस गिल आए, जे एम लिंगदोह आए, टी एस कृष्णमूर्ति आए, बी बी टंडन आए, एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, एस वाई कुरेशी, वी एस संपत, एच एस ब्रह्मा, डॉक्टर नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा तक आके जो है 2 दिसंबर 2018 से हैं ये। तो अब इसके बाद आके हम लोग बस इनका क्रम उड़म बस हल्का सा देख लें और बाकी डिटेल से कुछ नहीं देखते हैं। और जो विशेष है उसको देख लेते हैं कि देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वी एस रमा देवी थी जो कार्यवाहक थी। देश के प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। तो ये सब जो प्रश्न है इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। अब भारत के प्रधानमंत्री को देख लीजिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका हम लोग देख लेंगे, क्रम भी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा अंदर जाएंगे भी नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक थे ये। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। ठीक है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु इनकी पदावधि के दौरान ही हुई। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे।
गुलजारी लाल नंदा जो थे ना वो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनको भी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है वो विदेश में हुई थी, यानी कि रूस में जाके उनकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद में। आगे देखते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है ये प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन थे वो? गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। फिर बात करते हैं मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु यानी 81 वर्ष में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये एक जो पद त्याग दिए थे, पद पर रह के त्याग पत्र दिए थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई जनता सरकार में आए थे। इंदिरा गांधी के मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी लगाना और बाकी एक लंबी सी कहानी है उसके बाद। तो सबसे अधिक आयु 81 वर्ष में ये प्रधानमंत्री बने थे और प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पद से त्यागपत्र दिया था। देखिए पहले भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है ना मोरारजी देसाई को ही बनाया जाना था, लेकिन चूंकि मोरारजी देसाई अपने पास सत्ता को ले सकते थे, संगठित कर सकते थे, इसलिए एक कमज़ोर व्यक्ति यानी गुलजारी लाल नंदा को जो है पॉलिटिक्स के तहत बनाया गया था प्रधानमंत्री। खैर इन सब क्लासों में हम लोग डिटेल से नहीं जाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट से क्लासेस लेंगे जिनको नॉन एकेडमिक लोग भी आराम से देख सकें। अब देखते हैं मोरारजी देसाई को हमने देख लिया। फिर देखते हैं चरण सिंह। चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। अब उन्होंने झंडा फहराया था या नहीं फहराया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक जो है चरण सिंह जो है वो इनकी अवधि रही। एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जो थी ये प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। इंदिरा गांधी की हत्या की थी। हत्यारों के नाम क्या थे? अब ये तो नहीं पूछे जाएंगे हत्यारों के नाम क्या थे, फिर भी मुझे बताइएगा। फांसी दी गई थी उनको बाद में। राजीव गांधी जो थे ना वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 40 वर्ष में ये प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखें तो प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। अब बात करते हैं चंद्रशेखर की। तो चंद्रशेखर तो बस आए गए, इनका तो अलग ही हिसाब रहा, तो हम लोग इसमें क्या बताएं इसका। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के। तो प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इससे पहले दक्षिण भारत से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था पीवी नरसिम्हा राव से पहले। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो सबसे छोटी अवधि यानी 17 दिन के लिए जो है ये प्रधानमंत्री बने। HD देवेगौड़ा की बात करें तो दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो 21 अप्रैल 1997 से चलिए ये तो जाना जरूरी नहीं है। पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे इंद्र कुमार गुजराल। बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इनका गुजराल डॉक्ट्रिन जो है ना वो बहुत फेमस है, और इसको चूँकि जो लोग PSIR लेके पढ़ते हैं तो गुजराल डॉक्ट्रिन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और अपने क्वेश्चंस में जहाँ भी फॉरेन अफेयर्स का मामला आता है वहाँ पर ज़रूर उसके कॉन्सेप्ट्स का अप्लाई करना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन आज भी बहुत प्रासंगिक है। फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये फिर बने प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, अटल बिहारी वाजपेयी थे वो। फिर आए मनमोहन सिंह, ये भी 10 साल तक रहे लगभग, ये है ना। तो भारत में उदारीकरण के जनक थे ये। खैर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी उदारीकरण कर दिया था इन्होंने, लेकिन 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। फिर आए नरेंद्र मोदी। तो प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो सीधे प्रधानमंत्री बने, और अभी भी जो है 19वें नंबर पे नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार जो है दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। और ऐसा चमत्कार करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए इसका संक्षिप्त विश्लेषण थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक रहे प्रधानमंत्री। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 17 दिन का 1996 में ऐसा हुआ था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार 1964 और 1996 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, 3 बार बने। इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी 2 बार। आगे जैसे देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस होती है इसमें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद को। तो शुरू करते हैं, मतलब विविध ही है तो इसमें हम काफ़ी टॉपिक्स को देखेंगे। देखते हैं अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 में 371A जो है उसमें नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 371B जो है वो असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371C में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371D जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371E में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। 371F में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371G में मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371H में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371I में गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है और 371J में कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार जो चीज़ खबरों में रहती है ना, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों की, यानी कि ट्राइबल्स एरियाज़ की। तो असम में देखें कि कहाँ कहाँ है, तो दीमा हसाओ जिला, पूर्वानुमान उत्तरी कछाड़ पहाड़ी जिला। दूसरा देखते हैं मेघालय, इसमें कार्बी आंगलांग जिला है और बोडोलैंड प्रदेश जिला है। देखिए बिहार में इस तरह का कोई ज़िला नहीं है, ना ही कोई ज़िला है जो ट्राइबल ज़िला है, ना ही कोई पहाड़ी ज़िला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेघालय में बात करें तो खासी पहाड़ी ज़िला है, जयंतिया पहाड़ी ज़िला है और गारो पहाड़ी ज़िला है। त्रिपुरा में देखें तो त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रीय ज़िला है। मिजोरम में बात करें तो चकमा ज़िला है और माड़ा ज़िला है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के निवास स्थान। तो बात करते हैं क्रेमलिन रूस में है, तो राष्ट्रपति रूस जो है यहाँ रहते हैं, मॉस्को में स्थित है ये। 24 ससेक्स ड्राइव, ये प्रधानमंत्री कनाडा रहते हैं वहाँ पर, ओटावा में है ये। राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति रहते हैं भारत के, ये नई दिल्ली में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये प्रधानमंत्री निवास है ब्रिटेन का। कभी ये बहुत मजबूत जगह हुआ करता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा। तो ये है लंदन में। क्रीवेरिनल पैलेस, ये राष्ट्रपति इटली रहते हैं वहाँ पर, ये है रोम में। लॉस पिनोस, राष्ट्रपति मैक्सिको रहते हैं, इसमें मैक्सिको सिटी में है। आरास एन वास्तारेन, ये राष्ट्रपति आयरलैंड रहते हैं, इसमें डबलिन में है ये। पैलासियो डिला मोनक्लो, ये प्रधानमंत्री स्पेन रहते हैं, इसमें मैड्रिड में है। बकिंघम पैलेस, महारानी रहती है ब्रिटेन की, लंदन में है ये। फेडरल चांसलर, इसमें चांसलर रहते हैं जर्मनी के, वान शहर में है ये। मर्डेका पैलेस, ये राष्ट्रपति इंडोनेशिया के रहते हैं, इसमें जकार्ता में है ये। A1A सदर, राष्ट्रपति पाकिस्तान रहते हैं, इस्लामाबाद में है ये। नारायण हिती, ये नरेश नेपाल रहते थे इसमें पहले, अभी शायद नहीं रहते हैं, ये काठमांडू में स्थित है। पैलेसियो डिबेलेम, ये राष्ट्रपति पुर्तगाल रहते हैं, ये लिस्बन में स्थित है। द लॉज, ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, इसमें कैनबरा में है द लॉज। चेट्यू डी लाचेन, ये नरेश बेल्जियम रहते हैं, ब्रुसेल्स में है। ब्लू हाउस, ये राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया रहते हैं, सियोल में है। व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति अमेरिका रहते हैं, इसमें वाशिंगटन DC में है। और एलसी पैलेस, राष्ट्रपति फ्रांस रहते हैं, इसमें ये पेरिस में है। देखिए इसमें से वैसे ही प्रश्न आएंगे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी न्यूज़पेपर में 1 साल के भीतर में आए हुए हों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे यहाँ से, और कहीं एक्स्ट्रा कोई प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। ये करंट से संबंधित ये प्रश्न जो है वो बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नियामक निकाय, यानी रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा, इसकी स्थापना 1999 में हुई, क्षेत्र है इसका बीमा, ठीक है ना। इरडा की स्थापना 1999 में हुई, बीमा क्षेत्र में ये। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी 1992 में हुआ, शेयर बाजार से क्षेत्र है इसका। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में बना, व्यापार प्रबंधन जो है क्षेत्र है इसका। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, ये 1997 में बना, दूरसंचार इसका क्षेत्र है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में बना, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इसका क्षेत्र है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2003 में बना, विद्युत इसका क्षेत्र है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 में बना, परमाणु ऊर्जा जो है इसका क्षेत्र है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में बना, पेंशन इसका क्षेत्र है।
हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में बना, आवास इसका क्षेत्र है। प्रसार भारती 1997 में बना, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए। अब बात करते हैं देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल के लिए, ठीक है ना। देखिए पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना 1962 में हुई। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना इसका काम है। मेन है कि भारत और चीन की जो सीमा है इसकी रक्षा के लिए ITBP है। असम राइफल्स की बात करें तो 1835 में बना था ये। शिलोंग असम में है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा करना इसके जिम्मे है। अब आप इसमें देख लीजिए कि सबसे पुराना जो है ना वो कौन सा जो है सबसे पुराना है। अब बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में बना। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आंतरिक सुरक्षा को देखता है ये। त्वरित कार्रवाई बल RAF रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, 1992 में बना। नई दिल्ली सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण में इसका काम आता है। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में बना। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा इसका काम है। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में बना। नई दिल्ली में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा इसका काम है। औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 में बना। नई दिल्ली में PSUs की सुरक्षा करना इसका काम है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ये 1984 में बना। नई दिल्ली में देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा देता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। खास करके जो हॉस्टेज प्रॉब्लम आती है ना तो उसमें हॉस्टेज को छुड़ाने में इसका काम आता है। होम गार्ड्स 1946 में बना। इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है। नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों नियंत्रित करने के लिए है ये। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1957 में बना। नई दिल्ली में रेल यात्रियों, रेलवे परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा इसका काम है। विशेष सुरक्षा बल SPG ये 1988 में बना था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा करना इसका काम है। मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस 1987 में बना। ये नौसैनिक बल है। अब हम लोग देख लेते हैं देश के प्रमुख नागरिक सम्मान। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है न द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। तो ये है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी लीजॉन डी ऑनर। कनाडा का सर्वोच्च सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एग्जैक्ट ईगल। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अब देखिए इसमें वही प्रश्न आएगा ना जो चर्चाओं में रहा था, यानी मोदी जी को जो जो प्राइज मिल चुके हैं ना वो आ जाएगा, या भारतीय लोगों को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं उसी को घुमा फिरा के पूछेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ से वो नहीं पूछेगा। इसमें हम लोग देखते हैं आयोग एवं मुख्यालय को, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण ये भोपाल में है। ये न्यायिक संस्था है। इसकी प्रकृति देखें तो ये न्यायिक संस्था है। 2010 में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय न्याय अकादमी ये भोपाल में है। 1993 में गठन हुआ था। वैधानिक संस्था है ये। विधि राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण नालसा ये नई दिल्ली में स्थित है। 1995 में हुई है। ये संस्थागत है बस। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में ये न्यायिक बोर्ड है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ। ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ। ये संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग नई दिल्ली में 2015 में ये गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर आया है ये। वित्त आयोग नई दिल्ली में 1951 में ये अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना, वित्त आयोग। मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में है। 1993 में ये अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में स्थापित हुआ। ये 1992 का है। स्वायत्त वैधानिक निकाय है ये। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली में है। 2007 में स्टैब्लिश हुआ। वैधानिक निकाय है ये। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली में 1993 में स्थापित हुआ। वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नई दिल्ली में 1993 में इसका गठन हुआ था। गठन वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में अब वो संवैधानिक निकाय बन चुका है। भगवान लाल साहनी अभी अध्यक्ष हैं इसके। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में 2005 में वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग नई दिल्ली में 4 बार गठित हुआ, स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग नई दिल्ली में ये गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद नई दिल्ली में संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग ये 1950 से काम कर रहा है। ये भी संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। अब देखते हैं भ्रष्टाचार में नियंत्रण।
भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा। अब ये जरूरी है जानना। तो लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए है ये। आप चाहें तो यहाँ पे शिकायत उकायत करके किसी पे कार्रवाई करवा सकते हैं, कार्रवाई होती है, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 1964, राज्य सतर्कता आयोग 1964, राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB, केंद्र में लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988, संसद एवं इनकी समितियां, केरल जैसे राज्य में फाइल टू फिल खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम। तो ये सब जो है भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। तो इसको भी एक बार देख लेना जरूरी है। अब देखिए इसमें है भारतीय विधायिका में भागीदारी, ठीक है, निर्वाचन स्थान है। तो इसमें देखिए सिर्फ अपने स्टेट का ही देखने से काम चल जाएगा और एज ए होल देखने से काम चल जाएगा। सबका अलग अलग देखने का कोई मतलब नहीं है। सरसरी तौर पे तो देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई मतलब नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए कि कुल स्थान राज्यसभा में कितने हैं, तो 31 हैं। अब देखिए राज्यसभा में तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ पर कम ही वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में मिलेगा। तो कुल स्थान जो इसका विधानसभा में 80 है, अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग सीधे बिहार पे आते हैं। बिहार में राज्यसभा की सीट है 16, कुल स्थान जो है मतलब लोकसभा के लिए है 40, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित है और उसके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। ये लोकसभा सीट थी उत्तर प्रदेश की भी, और जनजाति के लिए कोई सीट यहाँ पे आरक्षित नहीं है। अब देखते हैं कि विधानसभा में कुल स्थान है 243, अनुसूचित जाति के लिए जो क्षेत्र सीट आरक्षित है वो 48 है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 3 सीट जो है वो आरक्षित है। अब बताइए पूरी सीटें भरी हुई है क्या? चलिए अब यहीं तक हम लोग देखेंगे, बाकी हर राज्य को देखना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं कुल योग हम लोग देखें तो राज्यसभा में 233 सांसद जो है पूरे भारत से जाते हैं 233, और लोकसभा में 543 सांसद जो है अभी जा रहे हैं। और उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति के 83 हैं, अनुसूचित जनजाति के 53 सांसद हैं, ठीक है। और कुल स्थान जो राज्य विधानसभा में है वो 4116 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 516 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के 532 सीट जो है वो रिजर्व है। दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में से प्रत्येक में 1 लोकसभा सीट है, कुल 4 हो गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बस यही ध्यान में रखना है। देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी, देखते हैं एक दृष्टि में। तो पद अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, शपथ ग्रहण कौन करवाता है और त्याग पत्र संबंधित जो बातें हैं वो देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 52 के तहत जो है आते हैं। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है 1954, न्यूनतम आयु है 35, अधिकतम आयु डिफाइन नहीं है। शपथ ग्रहण करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं ये। 1966 अनुच्छेद 66 में जो है इनका निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है ये। न्यूनतम आयु 35 है, अधिकतम आयु डिफाइन नहीं है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अब देखिए अन्य पदाधिकारी को भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए अगले क्लास तक आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि विविध को ख़त्म कर दूं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मैंने बता रखा है। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने पहले क्लासेस में बता रखी है। तो अभी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, इसमें अन्य पदाधिकारी को लेके चलेंगे और इस तरह से हमारा पॉलिटी जो है ना वो
इसके बाद पॉलिटी का लगभग पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी यहाँ से बाहर से आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और आंसर राइटिंग वगैरह के लिए कोई आदमी चाहें तो क्लासेस को ज्वाइन बटन के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। उनके जो भी वो आंसर्स अपना लिख के मुझे ईमेल करेंगे, वो उन आंसर्स को मैं चेक करूँगा, उसको पूरे अच्छे तरीके से देखने के बाद उसमें कमेंट्स डालने के बाद मार्क्स वार्क्स दे करके मैं फिर उसको वापस भेजूँगा। तो इसमें यह है कि पूरा समग्र होगा, जैसे मेन एग्ज़ाम का टेस्ट होता है ना, उस तरह का टेस्ट होगा, रेगुलर टेस्ट होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।